नमस्कार साथियों। मेरा नाम आर्यन पांडे है और मैं हिंदू कॉलेज में अंग्रेज़ी का स्टूडेंट हूँ। और आज हम आए हैं उत्तराखंड के जय हरीखाल गांव में। और हमारे साथ हैं इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर रामप्रसाद भट्ट, जो कि जर्मनी के हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और आज यहाँ पे हम सर से बात करेंगे हमारे लोक संस्कृति, लोक इतिहास के मुद्दों पे। सर का उत्तराखंड के पहाड़ों में और यहाँ की संस्कृति के ऊपर, यहाँ के लोक इतिहास के ऊपर काफ़ी गहरा काम है। तो उस काम के बारे में भी हम सर से जानेंगे, यहाँ की संस्कृति के बारे में सर से जानेंगे, पर्यावरणीय यहाँ के जो मुद्दे हैं उनके बारे में हम सर से जानेंगे। तो आइए ये बातचीत शुरू करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल जो आपसे है कि सर, आपके अनुसार विकास की परिभाषा क्या है? कि क्या आपको लगता है कि हमारे पहाड़ों को तोड़कर या पर्यावरण के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके, जो हम कहते हैं, ईआईए को नज़रअंदाज करके जो विकास प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिसे बहुत ही गौरवशीलता के साथ बताया जाता है कि ये काम हमने यहाँ पे किया, सड़कें बनवाई, तो इसकी वजह से जो भूस्खलन की घटनाएँ आम हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के आप विकास की परिभाषा को किस प्रकार देखते हैं? आपके अनुसार विकास क्या है? क्या आप इन चीज़ों को विकास मानते हैं? हाँ, धन्यवाद पांडे जी। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों से बातचीत हो रही है। और इतने अच्छे सवाल आपके हैं और बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा भी है, खास करके आज के दौर में। विकास की जहाँ तक बात है और पहाड़ की बात है, ये दो चीज़ें एक तरह से महत्वपूर्ण भी हैं लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं पहाड़ में पैदा हुआ, मेरी पढ़ाई भी गांव में हुई। मेरे गांव में जब तक मैं 12वीं तक मैंने गांव से किया, तो वहाँ सड़क नहीं थी। और मुझे जब मैं स्कूल जाता था तो 10वीं तक तो कम से कम 3.5 किलोमीटर वन वे हमें जाना पड़ता था, नदियाँ भी पार करनी पड़ती थी। तो उसमें होता क्या था कि अच्छा था, लेकिन कई बार कुछ बच्चों को जानवर खा जाते थे, कई बार बह जाते थे बच्चे, कई इस तरह की घटनाएं होती थी। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो सड़कों का होना एक बहुत अहम मुद्दा है और यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी एक उपचार के लिए एक साधन के तौर पर, जो हम जिसको हम मानते हैं बेसिक कम्युनिटी जिसे कहते हैं, कि आपको हेल्थ की समस्या जैसे शिक्षा, अच्छी शिक्षा हो, इसे उसको अगर देखा जाए तो सड़कों का निर्माण एक ज़रूरी है, ये आवश्यक है। क्योंकि अगर आप गाँव गाँव को खाली नहीं देखना चाहते हैं, गाँव के लोगों को प्रकृति से जोड़ के रखना चाहते हैं, तो वो मुद्दा मेरे ख्याल से उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी इकोलॉजी है, जैविकता है, वो नष्ट ना हो। और हम बेवजह जंगलों को ना काटें, क्योंकि पहाड़ से मेरे ख्याल से आप लोग अगर इतिहास पढ़ेंगे पूरे उत्तराखंड का और भारत के कई पर्वतीय इलाकों का, अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने यही किया, उन्होंने इससे पेड़ कटवाए, वहाँ से बड़ा बहुत बड़ा जो कहते हैं जो फेलिंग द ट्रीज का काम हुआ, पूरे 19वीं सदी में बहुत हुआ है। आप उत्तरकाशी सड़क पे जाएंगे, वहाँ उत्तरकाशी की तरफ हरसिल एक जगह है, वहाँ तो ये एक अंग्रेज आके वो उसने अपनी कंपनी वहाँ खोल दी थी, पहाड़ी महिला से ही शादी की और वहीं वो यही बिजनेस करता था। और क्या करता था कि वो पहाड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते थे, उनके जो स्लीपर्स बनते थे, वो नदी के माध्यम रास्ते वो ले जाता। तो आप सोचिए कि उस समय कितने जैविक जो हमारी एक तरह से धरोहर थी, कितनी नष्ट हुई होगी, एक चीज़ है। लेकिन हम अगर आधुनिकता की बात करें तो उसमें ये जो बड़ी सड़क का चौड़ीकरण, इस पर मैंने कुछ साथियों से बात हुई है, मुझे पूछा भी गया। तो मैं ये सोचता हूँ अगर हम वास्तव में यथार्थ में देखें, नष्ट बहुत हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो रही हैं और वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि सरकारें जो कार्यक्रम करती हैं, जो निश्चित करती हैं, उसमें एक तरफा कई चीज़ें होती हैं। और वो मैं, क्योंकि मैं टिहरी डैम पर काम कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ कैसे काम हुआ है। टिहरी डैम जब डूबा, वो पूरा क्षेत्र, वो आपको मालूम है 45 स्क्वायर किलोमीटर लंबी चौड़ी एक झील बनी है, इतने सेंसिटिव एरिया में, भूकंप वाला क्षेत्र है ये। और वहाँ डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं हुआ है। मैं स्वयं गया तो मुझे रोका गया उस समय, मैं बात कर रहा हूँ कोई इस 2000 की शुरुआत में, 90s के दौर में। तो डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं हुआ, उससे हमारी बहुत सारी धरोहर जो है वो नष्ट हो गई। तो जैविकता को देखते हुए और भूकंप या दृष्टि को देखते हुए, पहाड़ का बहुत सेंसिटिव एरिया है यहाँ, जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कहता है, मेरे ख्याल से उसको सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और
एक दूसरा पक्ष भी उससे जुड़ा हुआ है, जो शायद आपका बाद में आप प्रश्न पूछें। सामाजिकता और जो हमारी संस्कृति है, वो उससे बड़ी प्रभावित हो रही है। मैं अभी नीचे गया, यहाँ मैंने देखा कि जो बाहर के लोग आकर के उन्होंने बड़े-बड़ी मकान खड़े कर दिए। गाड़ियाँ आ रही हैं, उससे कितनी बड़ा हमारा मतलब यहाँ की प्रकृति का दोहन हो रहा है, नष्ट हो रही है। लेकिन लोग भी जो हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा कि पूरी सड़क पे प्लास्टिक, दाहिनी-बाईं तरफ सब प्लास्टिक है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसका मैं बिल्कुल सख्त विरोध करता हूँ और मैं लिखता भी हूँ, जर्मन में और अंग्रेजी में मैंने कुछ लिखा है, हिंदी में दुर्भाग्य से कम। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा आप लोग जो कर रहे हैं, बहुत मुझे खुशी है। जी, जी। मैं आपसे इसी से इससे जुड़ा एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि आधुनिकता के दौर में हम आपकी जो संस्कृति है, यहाँ की जो लोकल कल्चरल हेरिटेज रही है, जो कल्चरल विज़डम रहा है, वो एक तरीके से वॉश अवे होता जा रहा है। तो सर इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि आपके गाँव की, ये जय हरी खाल की इस जगह की या इसके आस-पास के क्षेत्र की, आस-पास के गाँवों की, इसके आस-पास के एरियाज़ की जो कृषि व्यवस्था है, वो आज से दो वो कैसी है? मतलब किस प्रकार से खेती होती है? वो आज से 2-3 दशक पहले किस किस प्रकार से होती थी या कह सकते हैं 1990s के पहले कैसे होती थी? और आज जब हम बोलते हैं ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड है पूरी तरह से, तो इसमें कैसी हो रही है? और इन पिछले जो सालों में कुछ 2-3 दशकों में जो बदलाव हुए हैं इस कृषि व्यवस्था में, उस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? धन्यवाद। फिर एक महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जहाँ तक फसल की बात है, फसल या कृषि की बात है, कृषि कब करता है इंसान या किसान कब कृषि करता है? जब वो उस जगह पे रहेगा, जब पलायन नहीं होगा और जब आप उसको पूरी जो बेसिक जो सुविधाएँ होती हैं, वो उपलब्ध कराएँगे। जैसे शिक्षा, अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य की जो अगर बीमार है कोई तो उसको वहाँ ट्रीटमेंट मिल पाए, कोई महिला का प्रसव होना है वो उसको समय से ट्रीटमेंट मिल पाए, ये सारी चीज़ें। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं पहाड़ के और इन मुद्दों की वजह से यहाँ बहुत बड़ा पलायन हुआ है। सोचा ये जाता था पहले कि उत्तराखंड अलग राज्य बनेगा, तो यहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी, लोग अपना जो निर्णय है वो अपने आप करेंगे, यहाँ शिक्षा का स्तर सुधरेगा या जो हेल्थ केयर है वो अच्छा होगा। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे विचार से एकदम ठीक इसके उलट हुआ। वो ये हुआ कि अब धीरे-धीरे लोग जो हैं कई गाँव, मैं कल डेटा भी देख रहा था कि लगभग 207 गाँव यहाँ पिछले कोई 20 वर्षों में खाली हो चुके हैं। 207 गाँव। तो ये बहुत बड़ी बात है, वो नष्ट हो गए। अभी मैं नीचे गया तो यहाँ भी कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ आबादी आधी रह गई, खेत बंजर हो गए, लोग अब खेती नहीं कर रहे हैं, ख़ास करके इस क्षेत्र में जहाँ हम बैठे हुए हैं। मैं दूसरे क्षेत्र से आता हूँ, टिहरी से, वो बालगंगा घाटी है, वो बासर पट्टी, वहाँ अभी भी लोग काफ़ी अच्छी खेती करते हैं, वो होती है। फ़र्क ये भी आया है, देखिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा कि वो जो अपनी जो उनकी उनका प्रभुत्व है, बीज, पहले वो क्या कह रहे हैं कि जो आप जिस तरह से खेती करते हैं, उसको आप बंद कर दीजिए, हम आपके उस पर एकाधिकार कर लेंगे, फिर आप हमसे बीज खरीदिए। अरे क्या मूर्खता है! हमारे यहाँ वो बीज उगेगा ही नहीं, होगा ही नहीं और जिन लोगों ने कोशिश की वो सफल हुए ही नहीं। तो इस पहाड़ के जो मौसम है, यहाँ का जो वातावरण है, अल्टीट्यूड है, बहुत सारी चीज़ें वो बड़ी काम करती हैं। जो यहाँ वही फसल हो सकती है जो मौसम की जो हार्डनेस है उसको सर्वाइव कर सके। तो बदला है बहुत कुछ और वो इस मामले में बदला। एक तो खेती करना लोगों ने बंद कर दिया, जंगली जानवर आते हैं वो लोग नहीं करते, लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। दूसरी बात है जो कुछ लोग कर भी रहे हैं, वहाँ पर जो उपजाऊ है वो इतना, वो जो पैदावार है उतनी नहीं होती है। लेकिन इसका एक और पक्ष है उस जिसमें लोग जाते नहीं हैं। आपको मालूम है कि हिमालय एक बहुत ही यंग माउंटेन है, पूरी दुनिया में माना जाता है और हिमालय हर वर्ष जो है उस कुछ सेंटीमीटर वो ऊपर बढ़ जाता है। तो उसका क्या होता है कि जब बढ़ेगा तो वो इरोजन भी होता है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो जाती हैं और फसल, मैं ही कई बार देखता हूँ, अपने गाँव जाता हूँ, मैं अचानक सोचता हूँ, अरे ये खेत तो ऐसा था, ऐसा कैसे हो गया? आप समझिए मैं 20 सालों से यूरोप में हूँ और जब आता हूँ साल में गाँव जाता हूँ 1 या 2 बार, तो वो काफ़ी नहीं है। तो मैं लेकिन ये नोट करने के लिए बड़ा दिलचस्प है कि लोग कैसे बदल रहे हैं, समाज कैसे बदल रहा और ये प्रकृति भी कैसे बदल रही है। तो
इस क्षेत्र के लिए पैदावार कम हुई है बहुत ज़्यादा। लोगों ने दूसरी तरह की फसलों पर प्रयोग किए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए हैं। इसके बारे में मेरे ख्याल से अगर आप चाहें तो वंदना शिवाजी ने अच्छा लिखा है, और वंदना शिवा ने भी हमारे लोगों का मेरे ख्याल से जितना उनको क्या चाहिए क्रेडिट देना चाहिए था, जो ग्राउंड पर जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथी हैं जरदारी जी हैं चंबा में, और दूसरे लोग हैं सुंदरलाल बहुगुणा के साथ उन लोगों ने काम किया। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो मेन स्ट्रीम जैसे चाहे मीडिया हो या पुस्तक लिखने वाले लोग हैं, इतना क्रेडिट दुर्भाग्य से नहीं देते हैं। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे यहाँ भी आए हैम्बर्ग में और दूसरी जगह गए हैं, तो ये इसका मैं थोड़ा सा मुझे दुख होता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पर उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात में मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं, और ख़ास करके जरदारी जी, इन्होंने कई बीज इकट्ठे करने के कुछ कोई आज से 22-24 साल पहले, और आज की डेट में उनके पास सैकड़ों वैरायटीज़ का अनाज, और जो किडनी बीन्स है, राजमा, इसके और कई हर फसल का, हर तरह की, तो दिलचस्प है। और वहाँ अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस क्षेत्र में, ज़रूर जाइएगा, उनसे संपर्क कीजिएगा। और उन्होंने बहुत अच्छा भंडार अपना इकट्ठा किया हुआ, तो आपके माध्यम से अगर कोई सुन रहा है सरकारी आदमी, तो वो उनको जा कर के वहाँ जाना चाहिए, कष्ट उठाएं, और ये देखना चाहिए कि वो उस व्यक्ति ने अकेले कितना काम किया है। और जो यहाँ की फसल है ट्रेडिशनल, परंपरागत, वो यहाँ बहुत अच्छी होती है, उसको यहाँ प्रयोग में लाना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। बल्कि जैसे देखिए, अफ्रीका में भी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, यूरोप में भी मिलता है कृषकों को, और लोग अपने काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि समस्या है राजनीति की, एडमिनिस्ट्रेशन की, सोचा यह गया था कि भाई हमारा उत्तराखंड अलग होगा, तो इतने बड़े भूभाग से, उत्तर प्रदेश से, तो कुछ सुधार होगा। सुधार कम हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति बढ़ी है, और पलायन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पलायन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मेरे ख्याल से आने वाले कुछ वर्षों में अभी यहाँ के जो मालिक हैं इस होटल के, जो बता रहे थे, लोगों ने अब अपनी भाषा बोलनी बंद कर दी है। तो ये, और वो सब इससे जुड़ा हुआ। जी, बहुत धन्यवाद सर इस उत्तर के लिए। सर इसी से जुड़ा एक और सवाल, जैसे पहले सवाल का उत्तर देते वक्त भी आपने जानवरों का ज़िक्र किया कि बहुत ही आम हो जाता है एनकाउंटर, बच्चे स्कूल जाते हैं तो जानवरों का हमला होना आम बात है। तो सर क्या आपको लगता है कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, या हाल के कुछ दशकों में आप कह लीजिए, मैन नेचर कॉन्फ्लिक्ट जो है, चूँकि यहाँ से बहुत पास में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, तो मैन नेचर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है विद टाइम, जैसे हम विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जान एक तरीके से हमने सेग्रीगेट कर दिया है कि ये इंसानों की भूमि है और ये जानवरों की भूमि है, इसमें इंसान अलाउ नहीं है और इसमें जानवर अलाउ नहीं है। तो इस सेग्रीगेशन की वजह से क्या आपको लग रहा है कि मैन नेचर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, और इसे आप किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए सेग्रीगेशन तो मेरे ख्याल से एक थोड़ी दूसरी तरह का शब्द है, और यहाँ भारत में हो भी नहीं सकता, वो कम होता है। मुझे तो बचपन से याद है, क्योंकि मेरा स्कूल ही जंगल में था, और हम कई बार, हमने जैसे रीछ यहाँ से जा रहा है, वो बिल्कुल सामने से गुजर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, या लेपर्ड भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, वो अटैक नहीं करते थे। अब कई तरह के जंगली जानवर थे, स्याही हो गया, बहुत सारे ऐसे। तो वो क्या था कि एक सामंजस्य था कि आप जो जानवर है उसके जो किंगडम है उसमें आप इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, हालांकि आप सामंजस्य के साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं। तो उस समय मुझे लगता है कि तब जानवर अग्रेसिव इतने नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं संभवतः। उसका कई कारण हो सकते हैं, पर एक कारण मैं जो मानता हूँ, जो मेरे कुछ कलीग हैं जो इस पर काम भी करते हैं यूरोप में, वो ये है कि एक तो जो उनका खाना है वो कम हो गया लगता है। दूसरा ये है कि जो जैसे लेपर्ड है या टाइगर है, दूसरे वो रेयर कहीं और होते हैं, यहाँ आकर के उनको छोड़ा जाता है, तो उनके नेचुरल इनबिल्ट जो आदत होती है, जो आपकी भी, मेरी भी, दूसरे हर किसी की होती है, जानवर की भी होती है, तो वो है नहीं उसमें। तो इसलिए ये सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो बाहर से आकर के जो ये एक इंटरफेयर किया जा रहा है, अति सा, मैं ये नहीं कर, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ कि बाहर के लोग यहाँ नहीं आ सकते, आना चाहिए, लेकिन उसका एक क्या करना चाहिए, संरक्षण में ही कुछ हो,
कि बेतरतीब ढंग से और अनकंट्रोल जो एक तरह से जो हो रहा है यहाँ, कुछ लोग मकान मतलब इतने इतनी चीज़ें बना रही जो यहाँ के लिए ठीक नहीं है, न तो लोगों के लिए न जानवरों के लिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, बीच में मैं कहीं जो गौमुख गया, दूसरी जगह गया, पूरे गढ़वाल में घूमता हूँ, अधिकतर जगह मुझे दिखा कि वो लोग जो आकर के वो प्लास्टिक छोड़ जाते हैं। अब सोचिए, मान लीजिए उसमें कोई मीट का टुकड़ा रहा हो कुछ हो, तो जानवर खा के वो फिर वो उस तरह की उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो मुझे जो मेरा अनुभव है मैं उसके आधार पर बता सकता हूँ, क्योंकि इस पर मैंने रिसर्च तो नहीं किया, कि जानवरों के अटैक्स अभी और ज़्यादा बढ़े हैं, पहले इतने नहीं होते थे। उसके कारण ये भी हो सकते हैं क्योंकि अब गाँवों में कम लोग रह रहे हैं और एक्टिविटीज़ लोगों की कम हो गई है, वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि पहले लोग लगातार जाते थे आते थे जो भी है। अब अगर दो चार लोग रह रहे हैं और वो अचानक कहीं जंगल में घास काटने चली गई महिला या कहीं और, तो वो जानवर फिर उसके लिए भी वो एक तरह से वो शिकार की तरह उसे देखता है संभवतः। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिसमें मेरे ख्याल से इसका उत्तर मैं पूरी तरह से नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा तो इसमें कोई ज़्यादा दखल नहीं है। पर हाँ ये है कि ह्यूमन एंड एनिमल जो इंटरेक्शन है, ये जो अचानक जो कुछ हो रहा है, ये इसके लिए मैं कारण मानता हूँ। दूसरे तो जियोलॉजिकल जो परिवर्तन आए हैं वो भी उसके कारण है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि जो नेचुरल जो यहाँ के जो जानवर हैं वो नहीं है, क्योंकि लेपर्ड आप बाहर से कहीं मध्य प्रदेश में अपने वो पैदा हुए या कहीं बंगाल में हुए या फिर गुजरात में हुए, वहाँ से ला करके ट्रांसपोर्ट करके आप यहाँ छोड़ जाते हैं, तो वो फिर एडजस्ट नहीं हो पाते। ये भी एक बड़ा कारण संभव था, मेरे कलीग हैं उनका ये कहना है। तो बाकी तो सरकारी डेटा होगा जी। बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के लिए। एक मैं आपसे और पूछना चाहता था सवाल कि हमारा जो सिटी सेंट्रिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, आप तो यूरोप में रहे हैं 20 सालों से, आपने देखा होगा कि किस तरह से भेड़-चाल वाली प्रवृत्ति दिखाई देती है। शिक्षा का अंग्रेज़ीकरण होता हुआ दिख रहा है। सिटी सेंट्रिक हर विकास शहरी मॉडल अपनाया जाता है। तो सर ऐसे विकास के मॉडल से, इस सिटी सेंट्रिक डेवलपमेंट से क्या आपको लगता है कि इस जगहों की या ऐसी भारत में ऐसी कई जगह हैं, इनकी लोक इतिहास और लोक संस्कृति को इससे खतरा है, भाषाएँ विलुप्त होती जा रही हैं, संस्कृतियाँ विलुप्त होती जा रही हैं? तो इसे आप कैसे देखते हैं? और एक आम जो यहाँ का रहने वाला निवासी है, जिसकी भाषा गायब हो चुकी है, जिसकी भाषा का कोई वजूद नहीं है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, चूँकि आप इस पृष्ठभूमि से आते हैं और आप यूरोप में गए, तो आपने क्या ये कभी फेस किया कि आपकी जो कल्चरल हेरिटेज थी, कल्चरल भाषा थी, उसकी कहीं जगह ही नहीं है, देश में ना विदेश में? तो यहाँ के एक आम जो आदमी है, इस चीज़ का इन पर क्या असर पड़ रहा है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं सोचता हूँ कि इस प्रश्न से जो सारे दूसरे प्रश्न भी जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल उसी में आते हैं। देखिए, मैं भाषा विज्ञान पर भी काम करता हूँ और एथनोलॉजी जो मानव विज्ञान है उस तरह से चलते हैं हम लोग। और मैं देखता हूँ, क्योंकि ये पूरा उत्तराखंड मेरा शोध का क्षेत्र भी है साथ में, मैं यहाँ से हूँ, तो जो मैंने मुझे दिखा है वो काफ़ी दुखदाई है, मैं समझता हूँ, लगता है मुझे। यूरोप में जो विकास का जो मॉडल है, उससे हम काफ़ी यूरोप के लोग आगे बढ़ चुके हैं। डिस्ट्रक्शन यूरोप में भी हुआ है, और यूरोप में अभी रिवाइवल का के कई केस मतलब ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं। जैसे भाषा की जो आपने बात की, जिस शहर में मैं रहता हूँ हैम्बर्ग में, जर्मनी में आमतौर पर सिर्फ जर्मन बोलते हैं, लेकिन वहाँ भी कई डायलेक्ट्स हैं और कई पुरानी भाषाएं हैं, जैसे प्लट डॉइच जो पुरानी भाषा थी जर्मन, उसका रिवाइवल कर रहे हैं लोग, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो आपस में मिलते हैं और फिर वो शब्दावली को रिक्रिएट करके या जिसको फिर से इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। अब चूंकि यूरोप का जो मॉडल है वो भारत पर इम्प्लीमेंट किया गया है, और भारत जो गांधी जी है जो कहते हैं हमें गांव की तरफ देखना चाहिए न कि शहर की तरफ, और हमें हमारी जो विकास की जो दृष्टि होनी चाहिए वो गांव को लेकर होनी चाहिए न कि शहर को लेकर, क्योंकि गांव भारत की आत्मा आज भी, चाहे हम कितने भी बड़े दिल्ली और मुंबई और कोलकाता और मद्रास बना लें, भारत की आत्मा आज भी गांव में बसती है। 68% लोग भारत के आज भी गांव में रहते हैं, और जितनी भी परंपराएं हैं जो जीवित हैं अभी तक, चाहे आप वैदिक काल से ले लीजिए, जो वहाँ मतलब बहुत सारी अभी भी आप इसी क्षेत्र में आपको कई ऐसी परंपराएं मिलेंगी जिनका जिक्र वैदिक साहित्य में मिलता है, चाहे वो अग्नि से संबंधित हो, पर्वत से संबंधित हो, नदियों से संबंधित हो, ये सारी चीज़ें तो वो बची हुई थी, और अभी भी कहीं कहीं मेरे ख्याल से बची हुई हैं।
लेकिन बहुत कुछ नष्ट हो चुका है। और नष्ट इसलिए भी हुआ कि जो भेड़ चाल एक तरह से पैदा हुई या जिसकी शुरुआत हुई, और सरकार उसमें दखल या तो जानबूझकर नहीं दे पाई, या नहीं देना चाहती थी, या नहीं दे, वो कुछ कारण रहे होंगे। क्योंकि जो विकास का मॉडल रहा वो थोड़ा अजीब सा रहा। वो इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं यूरोप में रहता हूँ, और मैं जर्मनी का उदाहरण आपको दे सकता हूँ, या नीदरलैंड्स का भी दूसरे। वहाँ आप अगर गाँव में भी जाएंगे, हालांकि वहाँ गाँव की संख्या तो बहुत कम है, और जो विकास गाँव की जो परिभाषा वो भी अलग है। अपने यहाँ गाँव की ग्राम की जो परिभाषा वो अलग है, वहाँ अलग है। क्योंकि यूरोप तो बहुत समय से मतलब इतना लड़ रहा था 16वीं सदी 17वीं सदी में, एक दूसरे को काट मार रहे थे। यहाँ थोड़ी अलग तरह की का क्या क्या राजनीति हो रही थी, या मारकाटियां भी थी, लेकिन उस स्तर पर नहीं थी। ये फर्क है। तो गांव की परिभाषा बदले, लेकिन आधुनिकता जो आई यूरोप में, पश्चिम में, वो उस बात का जरूर ध्यान रखा गया है कि अगर कोई चीज़ नष्ट होती है तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। जैसे प्रकृति है, नदी का, जो राइन नदी है इतनी गंदी हो चुकी थी 60 के दशक तक कि वहाँ आप जा नहीं सकते थे। बाद में उन लोगों ने प्रयास किया और अभी वो नदी बहुत साफ है। इसी तरह से इंग्लैंड का हाल है, थेम्स नदी वहाँ भी बहुत गंदी हो चुकी है, वो उसको उन्होंने रिवाइव किया है फिर से। और गाँव में आप जाइएगा तो हर गाँव में एक उद्योग आपको मिलेगा वहाँ, उद्योग धंधा। वो जिस गांधी जी जो कहते थे कुटीर उद्योग, वो थे। और आप स्विट्जरलैंड देखिए क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्या है वहाँ। आप वहाँ जाते हैं पहाड़ पे, वो पहाड़ पे रेलवे ले जा चुके हैं। और छोटे छोटे वो गायें पालते हैं वहाँ पे, और चीज़ का, पनीर का बिजनेस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, हमारे सारे फिल्म इंडस्ट्री सारी वहाँ भाग रही है। क्या कारण क्या है, इसमें जानना जरूरी है। अभी हम फिर ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत का जो गांव है वो इस समय बहुत बेतरतीब ढंग से बदल रहा है। क्योंकि यहाँ कोई ऐसी कोई कोई हमारा सिस्टम ही नहीं पैदा हम लोग कर पाए कि हमें किस तरह से जो जानकारी है, हमारी जो नॉलेज सिस्टम है, उसका हम ज्ञान, या जो उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, वो नहीं कर पाए हम लोग। हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम पश्चिम की तरफ ज़्यादा देखते गए, और अपने यहाँ जो कुछ हमारा था उसको हम नकारते रहे, या उसको कमती की दृष्टि से देखते रहे। इसलिए यहाँ का गाँव अब पिछड़ गया है, जो भी है। लेकिन मुझे आशा भी है। भाषा का जो प्रश्न है, ये तो बहुत ही जीवंत प्रश्न है। यहाँ पर यही जहाँ हम बैठे हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों जो हैं, ये आप अगर यूनेस्को की लैंग्वेज लिस्ट अगर देखिएगा तो ये दोनों एंडेंजर्ड लैंग्वेज की सूची में है। यहाँ लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे आप बलिया से हैं, कहीं और से हैं, देखिए भाषा का जो शब्द है, भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है, उसका अपना इतिहास है। और मैं तो अपने छात्रों से हमेशा कहता हूँ कि कोई भी शब्द है, उस शब्द का अपना एक इतिहास होता है। जो पहाड़ का शब्द है उसका अपना इतिहास है। यहाँ आप गंध के लिए, यहाँ आप प्रकृति के लिए, पेड़, अलग अलग तरह के शब्द मिलेंगे। इतना रिच जो वोकैबुलरी है, बहुत ही रिच है। इसी तरह से मैं एक कॉन्फ्रेंस हमने की थी स्वीडन में, उपसला में। एक कुछ लोग साइबेरिया से आए थे, साइबेरिया पर जो काम कर रहे, कुछ लोग अफ्रीका से आए पर काम कर रहे थे, कुछ दक्षिण अमेरिका। देखा ये गया है कि हर जगह जो कोई किसी चीज़ की बहुलता है, तो वहाँ पर वो शब्दावली बहुत अधिक है, और उसका इतना ज़बरदस्त प्रभाव है कि उसके माध्यम से आप यू कैन रिक्रिएट हिस्ट्री। समझ रहे हैं आप। तो वो ये बड़ा दुर्भाग्य मैं मानता हूँ कि भाषा का जो प्रश्न है, भारत में लोग लड़ते हैं आपस में। कहते हैं कि अगर क्षेत्रीय भाषा को अब आप तवज्जो देंगे तो हिंदी मर जाएगी, कम हो जाएगी। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला बात है, माफ़ कीजिए ऐसा कह रहा हूँ, मतलब शब्द का प्रयोग। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये तो हिंदी के लिए बेहतर है। हिंदी तो अपनाती है, वो तो बहती धारा की तरह है ना। हिंदी इतनी पुरानी भाषा नहीं है, सबको पता है। हिंदी का जो पहला व्याकरण लिखा गया हो तो एक डच आदमी था, 1698 में लिखा उसने। बहुत सारी चीज़ें तो भाषा के मुद्दे पर, इसके भाषा से जुड़ी हुई संस्कृति, सामाजिकता, वो सब नष्ट हो रही है। अगर आप अपनी भाषा नहीं जानते हैं तो आप अपने परिवार को नहीं समझ सकते, आप अपने समाज को नहीं समझ सकते, आप अपनी ज्योग्राफी नहीं समझ सकते, आप अपने ग्राम को नहीं समझ सकते। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी धन्यवाद है। सर कुछ सवाल, एक मतलब मैं आपसे, और फिर मैं
इसको हम कंक्लूड करेंगे। जी, जी। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि सर यहाँ पे आप हिमालय की गोद में ये गाँव है एक तरीके से, और हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे जलवायु परिवर्तन इज़ नो मोर अ फिक्शन, इट्स अ रियलिटी, क्लाइमेट चेंज इज़ हियर। और ये बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं और ऐसे कई सारे एरिया है भारत में, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी ऐसी है जहाँ पे ग्लोबली जितनी ज्योग्राफीज़ है मोर और लेस सारी यहाँ पे आपको दिख जाती हैं। तो सर ऐसे समय में जहाँ पे यहाँ पे भूस्खलन की घटनाएँ आम हो गई हैं, अभी आते समय भी हमें दिख रहा था, कई बार कहानियाँ सुनी लोगों से कि यहाँ पे रास्ता टूट गया, पहाड़ गिर गया। तो सर क्या ये घटनाएँ पहले भी इतनी ज़्यादा होती थी और क्या इनकी वजह से होने वाले लॉस इतने ही थे या अब और बढ़ते जा रहे हैं? और मैं जैसे एक और चीज़ जो मैं इसी सवाल में ऐड करना चाहता हूँ कि ये गाँव हिमालय के पास है, यहाँ से हज़ारों नदियाँ निकलती होंगी छोटी-बड़ी मिला के। और इसके बाद भी यहाँ पे बोतल बंद पानी जो कि हम देख रहे हैं, मतलब ये नदियों का गढ़ है और यहाँ पे बोतल बंद पानी हमें खरीद के पीना पड़ रहा है। तो सर ये कितनी आयरॉनिक बात है। तो ये सीन पहले कैसा था, अब कैसा हो रहा है और इन चीज़ों को जोड़ करके आप इसे कैसे किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से एक विडंबना है कि पहाड़ जहाँ से पानी निकलता है और वहीं बोतल बंद पानी लोग पीना शुरू कर रहे हैं। ये तो मतलब वो तो बल्कि एक सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं उससे तो सहमत नहीं हूँ। कुछ मामलों में सच है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल को अगर आप देखिए या चूने को देखिए, जो पानी में मात्रा है, वो काफ़ी अधिक होती है। और आप देखिएगा, ये तो मेडिकली अप्रूव्ड भी है कि बहुत सारे लोग जो पहाड़ से आते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई होता है। ये सो ये है। उस दृष्टि से देखा जाए, पानी का प्यूरिफिकेशन होना ज़रूरी है। वो उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के कारण है, हमारा खान-पान है, हम क्या खाते हैं। पिज़्ज़ा अगर आप खाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आप बीमार होंगे। उस यहाँ जो पहले लोग खाना खाते थे, जैसे कल किसी ने ज़िक्र किया था कि मोटा खाना, वो जैसे रागी है और पुराने जो गेहूँ है, प्योर मतलब बिना किसी भी केमिकल के उगाया जाता था, खाद होती थी उससे। तो वो उससे बहुत तंदुरुस्त रहते थे लोग और आते-जाते थे। ये बहुत मूवमेंट अच्छा था, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। जहाँ तक बात जो भूस्खलन की और कैलेमिटीज़ की है, देखिए भूस्खलन तो पहले अगर हम इतिहास उठा करके देखें, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ भारत में अभी जो मुझे लगता है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके पास डेटा होना चाहिए। और ख़ास करके जब भूकंप के डेटा लोगों के पास होने चाहिए। और जो बाढ़ आती थी, वो तो हमें फ़ोकलोर में बहुत दिखता है कि कब कहाँ बाढ़ आई, और पूरा इतिहास आप रिक्रिएट कर सकते हैं। एक जो नई चीज़ मुझे देखने को मिली है, वो जो बादल फटने की जो चीज़ें हैं, घटनाएँ हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और वो जो बाढ़ आती हैं, वो होते हैं। देखिए उसकी उसकी पृष्ठभूमि में कुछ और चीज़ें हैं। लोगों ने क्या किया कि जो नदियाँ हैं और रिवर बेड है, वहाँ मकान बनाने शुरू कर दिए। ये तो इल्लीगल, गैर कानूनी मैं मानता हूँ। ये आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रकृति को का दो गलत दोहन कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप पहले के गाँव देखेंगे तो वो कुछ ऐसी जगहों पे बसे हुए हैं, जो पहले देखा जाता था कि ये जगह ठीक है या नहीं है, टूटेगा तो नहीं। पहाड़ी पे हमेशा जो पक्का पहाड़ होता था, वहाँ बसे हुए हैं। ये कुछ नया है कि जो अत्याधुनिक मतलब ये कंस्ट्रक्शन जो हो रहा, गलत कंस्ट्रक्शन कहता हूँ मैं उससे, वो और ब्रूटल कंस्ट्रक्शन कहता हूँ उसे। वो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल-पहल हो रही है। लेकिन एक चीज़ और है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि क्योंकि चूँकि हिमालय बढ़ भी रहा है और भूकंप सेस्मोलॉजिकल ज़ोन है, तो उससे एक और पहलू जो इससे जुड़ा हुआ, जो डैम बनते हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो सरकार को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इतने बड़े डैम्स यहाँ ना बने, क्योंकि ये उसके लायक नहीं है। प्रकृति की क्षति यूरोप में बहुत हुई है, जैसा मैंने पहले कहा। लेकिन यूरोपियंस जो है, वो उनका परसेप्शन दूसरा है। वो उन्होंने रिक्रिएट भी किया, उसको रिवाइव भी किया है। और आज की अगर राजनीति आप देखिएगा कि यूरोप तो वो तो कितना उन्होंने प्रकृति को नष्ट किया है, बहुत ज़्यादा। अब वो अपना एजेंडा थोप रहे हैं यूरोप, भारत और चीन जैसे देशों पे, अभी जहाँ लोगों को बेसिक अम्यूनिटीज़ भी उपलब्ध नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कहाँ है। तो मुझे लगता है कुछ समय जो है वो विकास के लिए कुछ डिस्ट्रक्शन देखिए होगा। और वो संभवतः ज़रूरी भी है कि अगर आप लोगों को सुविधा देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर है तो बहुत ही बेहतर होगा, पहाड़ के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए सभी के लिए। जो गलत डिस्ट्रक्शन हो रहा, वो तो मेरे ख्याल से वो तो सिर्फ़ प्रकृति को नष्ट नहीं कर रहा, वो समाज को, संस्कृति को, सबको नष्ट कर रहा। और देखिए भाषा के साथ जो दूसरे मुद्दे जुड़े हैं, संस्कृति है।
अगर आप अपनी परंपराएं भूल जाएंगे तो आप अपना इतिहास और जो सारी जानकारी है वेजिटेशन के बारे में, जानवरों के बारे में, मौसम के बारे में, आप विद्यानिवास मिश्र की पुस्तक पढ़िएगा तो वो, और घाघ, पता है यार कब बारिश आएगी, पक्षी का व्यवहार देख के वो पता कर लेते थे कि कैसी बारिश आएगी, बादल का कलर रंग देख करके पता कर देते थे कि क्या होने वाला है, हवा कैसी होगी, क्या होगा। ये अनुभव है, मानव अनुभव है। तो वही पहाड़ के लोगों का। और एक और चीज देखिए, सुनामी आई थी, आपको याद है ना, 2004 या 5 4 में शायद। आप अभी रिसर्च हुआ है कि जो लोग प्रकृति के साथ रहते थे, उसके साथ जीते थे, उनमें से बहुत कम लोगों को नुकसान हुआ, बहुत कम लोगों को नुकसान उन लोगों को हुआ जिनको उसका ज्ञान ही नहीं था। तो पहाड़ में भी वही है, अगर आप यहाँ की जानकारी रखते हैं तो मुझे लगता है कि अधिकतर आप हमेशा बच जाएंगे कई चीज़ों से। और अगर ज्ञान नहीं रखेंगे तो बिल्कुल आप भी जो है उसके दायरे में, मतलब क्षति के दायरे में आ जाते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है और मुझे आशा है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं इस पे वास्तव में, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और भाषा का को पुनर्स्थापित करने के लिए। तो मुझे तो लगता नहीं कि इतनी संभावना है, क्योंकि युवा पीढ़ी और जो हमारी शिक्षा शैक्षिक पद्धति है और उसमें जो जिस तरह से परोसा जा रहा है, तो मुझे आशा तो कम है। लेकिन देखिए, हम कहते हैं कि जर्मन में ये कहावत है कि आशा सबसे बाद में मरती है। तो आशा रखनी चाहिए हर चीज़ की। और मुझे लगता है कि आप जैसे युवा लोग काम कर रहे हैं और यहाँ भी बहुत सारे युवा लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा और संरक्षण ज़रूर होगा। और एक चीज़ है जो रिजिलियंस है, वो वास्तव में भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक है। वो रिजिलियंस दूसरी फॉर्म में बदलाव आ सकता है, लेकिन देयर इज ए काइंड ऑफ रिजिलियंस इन आवर ट्रेडिशंस एंड इन आवर कल्चर व्हिच कीप्स यू इंटैक्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद।